एक आदमी गहरी नींद से हड़बड़ाकर जागता है। बाहर अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। लोग बदहवासी में इधर उधर भाग रहे थे। उस मंजर को देखकर उसके दिल में खौफ बैठ गया। उसे लगा शायद कोई बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। वह फौरन अपना हथियार उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। आखिर माजरा क्या है? वह देखता है कि लोग दरवाजे पर आकर रुक गए हैं और सबकी निगाहें आसमान पर टिकी हैं। मगर वहाँ तेज धूप के सिवा कुछ भी असामान्य नहीं था। इसके बावजूद कोई भी खुले मैदान में कदम रखने की जरूरत नहीं कर रहा था। जैसे एक कदम आगे बढ़ते ही मौत उनका इंतजार कर रही हो। तभी एक छोटा लड़का भीड़ से निकलकर आगे बढ़ता है। हर किसी की सांसें थम जाती हैं। वह धीरे धीरे खुले मैदान तक जाता है और सही सलामत लौट आता है। उस पल लोगों के चेहरों पर राहत और सुकून झलकने लगता है। अब सब बेखौफ होकर बाहर निकल आते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक अजीब सी क़यामत जैसी बर्फ गिरी थी। जो भी जीव सीधे उसके संपर्क में आया उसकी वहीं मौत हो गई। अब जब आसमान साफ हुआ था तो लोगों को जिंदगी की एक नई उम्मीद नजर आई। आज हम आपको पोस्ट एपोकैलिप्टिक साइंस फिक्शन सीरीज योंग हंग युएन के आखिरी हिस्से की कहानी सुना रहे हैं। पिछली कड़ी में सब लोग दुश्मन गिरोह से किसी तरह जान बचाकर भाग निकले थे। जैसे ही वे टानो के घर पहुंचे, गाड़ी पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि हुआन भागकर अंदर चला गया। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। घर के अंदर का मंजर देखकर हुआन की आंखें भर आती हैं। उसकी बेटी, जिसे वह 2 दिनों से तलाश कर रहा था, अपनी माँ की गोद में चैन की नींद सो रही थी। वह धीरे से उसके चेहरे को छूता है। उसके दिल को पहली बार सुकून मिलता है। पत्नी बताती है कि बेटी खुद यहाँ तक पहुंची थी। क्लारा कहती है कि उसे याद था उसके वालिद हर शुक्रवार को टानो के घर आते थे। हुआन उसे आराम के लिए कमरे में छोड़ देता है। वह उससे सब कुछ पूछना चाहता था, मगर थकान और डर के कारण बच्ची फिर से सो जाती है। तभी हुआन को उसके सिर पर एक सख्त उभार महसूस होता है। उसका दिल आशंकाओं से भर जाता है। उसे लगने लगता है कि इस खामोशी के पीछे कोई डरावनी हकीकत छुपी है। कुछ देर बाद आसपास के लोग टानो के घर पहुंचते। वे मई कैंप पर भरोसा नहीं करते थे और यहीं अपना नया ठिकाना बनाना चाहते थे। बुजुर्ग रो अपनी मोटर होम देने का सौदा रखता है, बदले में घर और गाड़ी। हालात ऐसे थे कि दोनों को यह सौदा मंजूर करना पड़ा। सफर फिर से शुरू होता है, लेकिन रास्ते में जो मंजर दिखता है वह रूह कंपा देने वाला। सारी नावें किनारे फंसी थीं। समुद्र मानो गायब हो चुका था। चुंबकीय बदलाव ने दुनिया की फितरत ही बदल दी थी। और तभी टानो समझ जाता है उसकी नाव कोई ले गया। आगे सड़क पर जली हुई गाड़ियां मिलती। साफ था कि यह हमला इंसानों ने किया था। इस नई दुनिया में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। इसी दौरान क्लारा होश में आती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। बीते दिनों की सारी यादें जैसे किसी साए में खो गई हों। हुआन का दिल डर और गम से भर जाता है। एक ऐसे मॉल में पहुंचते हैं जहां सब कुछ सामान्य लगता है। लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, जैसे क़यामत कभी आई ही ना हो। मगर हुआन को चैन नहीं मिलता। उसे महसूस होता है कि इस मुस्कान के पीछे कोई जहरीली सच्चाई छुपी है। तभी एक लड़का क्लारा से बात करता है। उसे देखते ही क्लारा की आंखें कांपने लगती हैं, सिर दर्द से फटने लगता है। उसे तुरंत आराम के लिए ले जाया जाता है। उस रात टानो एक राज खोलता है। जिस डाइविंग सूट में वह वापस लौटा था वह उसे क्लारा ने दिया था। इसका मतलब साफ था, क्लारा ने कुछ ऐसा देखा था जिसे याद रखना शायद इंसानी दिमाग के बस में नहीं था। अगली सुबह लोग खुशी से बाहर दौड़ते हैं। खून जैसी बारिश रुक चुकी थी, लेकिन तभी कंपास की सुई सबको दहशत में डाल देती है। धरती के ध्रुव पलट चुके थे और उसी वक्त हथियारबंद लोग दाखिल होते हैं। खामोशी टूट जाती है। कयामत अभी खत्म नहीं हुई थी। हमलावर किसी और दिशा में चले गए थे, मानो वे किसी खास निशाने की तलाश में हों। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनते ही हुआन और टानो बिना एक पल गंवाए बाहर की ओर दौड़ पड़े। बाहर का मंजर पूरी तरह अफरातफरी से भरा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। टानो की बीवी और 2 मासूम बच्चे कार के पीछे छिपे हुए थे। उन्हें बचाने के लिए हुआन ने बिना सोचे समझे जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। हुआन आखिरकार एक पूर्व सैनिक था। उसकी ट्रेनिंग साफ नजर आ रही थी। कुछ ही पलों में उसने 2 हमलावरों को ढेर कर दिया। जब उसने उनमें से एक का मास्क हटाया तो वह सन्न रह गया। वह कोई दरिंदा नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र का आम इंसान था। और जब उसकी नजर उस आदमी के गले में पहनी हुई जंजीर पर पड़ी तो हुआन के जहन में अजीब सी बेचैनी। वह जंजीर उसे कहीं देखी हुई लग रही थी, मगर सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आया और मदद के लिए चीखने लगा। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे सब लोग उसके पीछे भागे। देखा कि जमीन पर पड़ा आदमी कई गोलियां लगने से बचा हुआ हमलावर कहीं गायब हो चुका, लगभग मर चुका था। तभी पीछे से इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। सबने फौरन हथियार संभाले और पलट कर देखा। सामने से गाड़ियों का एक काफिला आ रहा था। आगे आगे तुताऊ था और उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। हालात कुछ शांत हुए तो पता चला कि ये लोग मई कैंप से आए। तुताऊ ने बताया कि वह उन्हें सड़क पर मिला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे खुद याद नहीं था कि वह वहां पहुंचा कैसे। उसे बस इतना याद था कि पिछली रात वह और एक लड़का मॉल में शराब ढूंढने गए थे। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी पसंद की एक बोतल मिली। उसने बस एक घूंट ही लिया कि बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। उसके बाद सब कुछ उसके जहन से मिट गया। ये सुनकर हुआन के दिल में
एक सिहरन दौड़ गई। क्लारा के साथ भी तो यही हुआ, याददाश्त का अचानक गायब हो जाना। सवाल बहुत थे मगर जवाब किसी के पास नहीं थे। उनकी मोटर होम गोलियों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। अब आगे बढ़ना नामुमकिन था। मजबूरी में सभी लोग मई कैंप के वाहनों में सवार हो गए। इधर दूसरी ओर जो हमलावर बच निकला था वह पास की एक सीवर लाइन में उतर गया। अंदर का मंजर और भी डरावना था। हर तरफ कीड़े ही कीड़े थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वह आदमी अंदर गया, कीड़े अपने आप रास्ता छोड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ इंसान अब उन प्राणियों से किसी रहस्यमयी रिश्ते में बंध चुके। युद्ध प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। मई कैंप पहुंचते ही सैनिकों ने सबको इंसानों को कीट प्रजाति से लड़ने के काबिल बनाया। उनका मकसद था तो उसके सामने एक पुराना वायरलेस रेडियो रख दिया। टानो को कमांड सेंटर बुलाया गया। कमांडर चाहते थे कि टानो उसे ठीक करे। जब उन्हें पता चला कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और फिर उसे लॉस्ट सिटी सेंटर तक ले जाकर सिग्नल प्रसारित करे और मिलकर बाहरी प्राणियों का मुकाबला किया जा सके। वह जानता था कि वहां वापस जाना, यह सुनकर टानो के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब मौत को दावत देना ताकि बचे हुए लोग मई कैंप में इकट्ठा हो सकें। उसने वहीं हामी भरने से इनकार कर दिया। लेकिन बाहर आते ही तूताओ लगातार उसके साथ लगा रहा। वह अजीब तरीके से जोर देने मानो यह मिशन पूरा होना बेहद जरूरी। उसका यह बदला हुआ रवैया हुआन और टानो दोनों को परेशान करने लगा। पहले वह हमेशा सहमा हुआ रहता था, अब अचानक इतना आक्रामक क्यों? तभी निगरानी टावर से सायरन बज उठा। गेट खोले गए और एक और काफिला अंदर आया। टानो की आंखें फैल गई। उसमें संघर्ष दल का नेता बुजुर्ग लेई भी मौजूद। टानो ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया, लेकिन लेई ने ऐसे देखा जैसे वह उसे पहचानता ही ना हो। जब टानो ने बाकी साथियों के बारे में पूछा तो उसके जवाब और भी अजीब थे। तभी टानो को एहसास हुआ शायद इस वक्त दुनिया में यही जगह सबसे ज्यादा महफूज है। आखिरकार उसने मिशन स्वीकार कर लिया। अगले दिन भारी सुरक्षा के बीच वे लॉस्ट सिटी सेंटर की ओर निकल पड़े। सारी सड़कें जली हुई गाड़ियों से भरी थी, इसलिए उन्होंने रेलवे कंपनी से एक पुरानी ट्रेन लेने का फैसला किया। ट्रेन को तेजी से अपग्रेड किया गया। आगे लोहे की मोटी प्लेटें, ऊपर भारी मशीन गन। कुछ ही घंटों में वह ट्रेन एक लोहे का दरिंदा बन चुकी थी। तेज रफ्तार से चलती ट्रेन ने कारों की दीवार को तोड़ते हुए रास्ता बना लिया। हर टक्कर के साथ सबकी सांसें अटकी हुई थी, लेकिन अचानक ट्रेन रुक गई। आगे की पटरियां तबाह हो चुकी। तभी उन्होंने एक गिरा हुआ लड़ाकू विमान देखा। यह देख सब हैरान रह गए, क्योंकि कीट प्रजाति के पास तो हवाई हमला करने की ताकत ही नहीं थी। तो फिर इस विमान को गिराया किसने? जब वे आगे बढ़े तो पता चला कि वह विमान एक गुप्त सैन्य यूनिट का था और उसके अंदर अभी भी 2 मिसाइलें मौजूद थी। उसका लक्ष्य पास का एक स्टेडियम। जैसे ही वे विमान से बाहर निकले, चारों ओर से लोग निकल आए और उन्हें घेर लिया। उन लोगों की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न बची हो। उधर दूसरी तरफ टानो ने रेडियो ठीक कर लिया और तुरंत प्रसारण शुरू किया। सभी बचे हुए लोग मई कैंप की ओर आए। हम साथ मिलकर इस जंग का सामना करेंगे। संदेश फैल चुका था। मई कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जश्न मनाने ही वाले थे कि अचानक आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर चमक उठा और यहीं से कहानी एक और भयानक मोड़ लेने वाली थी। अचानक उमार की नजर दूर बने स्टेडियम पर पड़ी। वहां से एक रहस्यमयी नीली रोशनी आसमान में फैल रही थी। यह अजीब मंजर देखकर सब लोग सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। हुआन ने फौरन टीम के कप्तान को ढूंढा और गुजारिश की कि एक दस्ता वहां भेजा जाए, लेकिन कप्तान ने यह कहकर मना कर दिया कि खोजी दल अभी तक वापस नहीं लौटा है। मामला वहीं रुक गया। लेकिन कुछ देर बाद दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान हुआन को एक चौंकाने वाली बात पता चली। तू ताओ ने अनजाने में बता दिया कि खोजी दल तो पहले ही लौट चुका है और इस समय ट्रेन में आराम कर रहा है। हुआन को झटका लगा। अब उसे यकीन होने लगा था कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है, मगर अंधेरा हो चुका था, इसलिए सबने तय किया कि सुबह तक इंतजार किया जाए। रात को सब लोग एक ऐसे कमरे में जमा हुए जहाँ खेल का सामान पूरा था। थकान के बावजूद उन्होंने ताश खेलकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। लेकिन तभी एक और अजीब बात हुई। जो तू ताओ हमेशा शांत और समझदार रहता था, आज बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। उसका ध्यान खेल में बिल्कुल नहीं था। नियम तक उसे याद नहीं। जब सबने मजाक में उसे छेड़ा तो वह अचानक बुरी तरह भड़क गया। अगले ही पल उसने गुस्से में ताश जमीन पर फेंक दी और फिर टेबल पर रखा चाकू उठाकर सीधे ओमार पर हमला कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ओमार जमीन पर गिर पड़ा, लहूलुहान। हुआन ने तुरंत टानो को ओमार के पास रहने को कहा और खुद तूताओ के पीछे भागा। थोड़ी देर बाद वह उसे इमारत की छत पर ले आया, लेकिन वहां पहुंचकर हुआन को फिर वही कयामत की साया जैसी अनुभूति हुई। तूताओ छत के किनारे खड़ा दूर से आती नीली रोशनी को घूर रहा था। हुआन को देखकर भी वह चौंका नहीं, बल्कि बेहद शांत आवाज में बोला, तुम देख रहे हो ना, आसमान अब रोशन हो चुका है। फिर जैसे किसी अनदेखी आवाज ने उसे हुक्म दिया हो, वह मुस्कुराया और बिना एक पल रुके पीछे की ओर गिर पड़ा। अपनी आंखों के सामने सालों पुराने दोस्त को मरते देख हुआन और पीछे आए टानो दोनों टूट से गए। उसी वक्त नीचे से टॉर्चों की रोशनी और पैरों की आहट सुनाई दी। एक बड़ा समूह इमारत की ओर बढ़ रहा था। हालात समझते देर नहीं लगी। ये लोग दुश्मन थे। सबने जल्दी जल्दी सामान समेटा और छुपकर नीचे उतरने लगे। जब वे नीचे पहुंचे तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वही मोटा लड़का जो कभी चर्च में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। हुआन ने हल्की आवाज में उसका नाम लिया, लेकिन वह अचानक जोर से चिल्लाने लगा। अब कोई शक नहीं बचा।
वे भागे। लोग लगातार उनका पीछा करते रहे जब तक वे किसी तरह ट्रेन में घुसकर इंजन चालू करने में कामयाब नहीं हो गए। आखिरकार वे बच निकले। इन लोगों की आंखें, उनका बर्ताव, सब कुछ एक ही बात कह रहा था। वे अब इंसान नहीं रहे थे। किसी रहस्यमयी ताकत ने उनकी सोच, उनकी इच्छा सब छीन ली थी और इस सब का रिश्ता उसी नीली रोशनी वाले स्टेडियम से जुड़ा था। अब एक और डरावनी सच्चाई सामने आई। जो रेडियो प्रसारण उन्होंने किया था वह शायद लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें एक जगह इकट्ठा करने का जाल था। हकीकत जानने के लिए हुआन ने फैसला किया। उसने टानो से कहा कि वह जख्मी उमार को लेकर वापस जाए। खुद वह एक सैनिक के साथ स्टेडियम की ओर बढ़ा। चुपचाप आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो देखा वह रूह कंपा देने वाला था। लोग वहाँ ऐसे घूम रहे थे जैसे जिंदा लाशें हों, बिना सोच, बिना इरादे। एक तरफ मई कैंप जैसी ट्रेनिंग चल रही थी और दूसरी तरफ कीड़े, एलियन प्राणी उनकी निगरानी कर रहे थे। अब साफ हो चुका था, यहाँ इंसान कीट प्रजाति के गुलाम बन चुके थे। आगे बढ़ते हुए हुआन अचानक रुक गया। उसने आसमान में एक लाल आग का गोला उठते देखा। यही मंजर उसके दिमाग में बार बार आता रहा। तभी उसे समझ आया, जो चीजें वह पहले भ्रम समझता रहा वह असल में भविष्य की झलक थी। जब वे इमारत के किनारे पहुंचे तो नजारा उसकी सोच से भी आगे था। आसमान से लगातार लाल गोले गिर रहे थे। उनकी रोशनी में हजारों इंसान एक साथ जमा थे। चारों ओर कीड़े पहरेदारों की तरह खड़े थे। और तभी हुआन ने ट्रेन में मिली उस लड़की को भी वहां देखा। फिर सबकी नजर पास के एक टावर पर गई। वहीं से वह नीली रोशनी निकल रही थी। अचानक अजीब सी संगीत गूंजने लगी। नीली रोशनी के बीच से एक प्राणी उभरा, 17 उंगलियों वाला जीव। वह अपनी उंगलियां हिलाने लगा और इंसान सम्मोहित होकर उसकी ओर बढ़ने लगे। आंखें खाली, दिमाग बंद। यहीं इस सीजन की कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी असल में 1957 की मशहूर ग्राफिक नॉवेल द इटरनॉट से प्रेरित है। इसमें बाहरी सभ्यता इंसानों को सीधे नहीं बल्कि परत दर परत कंट्रोल करती है। लाल गोले, एलियन शिप, जहरीली बर्फ, शक्र, रेडियो एक्टिव हथियार, 17 उंगलियों वाले शार्टान सिर्फ कठपुतलियां, असली मास्टरमाइंड शार्टा लोसेलोस जो कभी सामने नहीं आते। हुआन बाद में समय यात्रा में फंस जाता है और एटरनॉट बन जाता है, एक ऐसा इंसान जो अलग अलग टाइमलाइन में भटकता है। क्लारा के सिर का उभार, यर्स एलियन इम्प्लांट, वह भी कंट्रोल में आ चुकी है। ओपन एंडिंग का मतलब साफ है, जंग खत्म नहीं हुई, मुकाबला हमेशा जारी रहेगा।